दोस्तों आज हम बहुत ही स्पेशल मूवी की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी 2003 की एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्लैशर फिल्म है जिसे जेम्स कॉनर ने निर्देशित किया है। फिल्म में जॉन क्यूसेक, रे लियोटा, अमांडा पिट, अल्फ्रेड मोलिना, क्लिया डुवेल और रेबेका डी मॉन शामिल हैं, जिसकी IMDb रेटिंग 10 में से 7.3 है। मूवी पूरी तरह से सस्पेंस से भरी है। स्टार्टिंग में तो आपको समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे आपको सारी कहानी समझ में आने लगेगी। स्टार्टिंग में हमें एक ऑडियो सुनाया जाता है जो कि केस के रिलेटेड होता है। ऑडियो काफ़ी डरावना होता है जिसमें खूनी अपनी सारी करतूतें बताता है। उसके बाद हमें एक मोटल दिखाया जाता है। दोस्तों मोटल काफ़ी सुनसान जगह पे होता है। पहले उस मोटल में एक आदमी आता है। आदमी का नाम जॉर्ज है जिसकी वाइफ इलाइज का एक्सीडेंट हुआ है, साथ ही उसका एक बच्चा टीमी भी है। अब हमें यह एक्सीडेंट कैसे हुआ वह दिखाया जाता है। एक्चुअली जॉर्ज जब ड्राइविंग कर रहा होता है तब उसकी कार एक हाई हील सैंडल के कारण पंचर हो जाती है। यह सैंडल वहाँ कहाँ से आया यह भी हमें दिखाया जाता है। दरअसल कुछ समय पहले वहाँ एक लड़की ड्राइव कर रही होती है। जब वह लड़की लाइटर निकालने के लिए अपना बैग खोलती है तब उस लड़की का हाई हील रोड के बीच में गिर जाता है। उसके कारण जॉर्ज की गाड़ी पंचर हो जाती है। अब जॉर्ज अपनी गाड़ी ठीक कर रहा होता है कि तभी उसकी वाइफ इलाइज का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में हमें उस कार का सीन दिखाया जाता है जिससे जॉर्ज की वाइफ इलाइज का एक्सीडेंट हुआ है। दरअसल उस कार को एडी नाम का ड्राइवर ड्राइव कर रहा होता है और उसके पीछे एक एक्ट्रेस जिसका नाम कैरोलिन सुजैन है वह बैठी होती है, जो कि एडी पर चिल्ला रही होती है, जिसके कारण एडी का ध्यान भटक जाता है और वह एक्सीडेंट कर देता है। एक्सीडेंट होने के बाद एडी जॉर्ज की हेल्प करने गाड़ी से उतरता है और वे सभी लोग टेलीफोन की तलाश में मोटल में पहुंचते हैं। मोटल पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि वहां का टेलीफोन भी बारिश के कारण डेड है। अब एडी हॉस्पिटल की तलाश में निकलता है कि रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम है पेरिस, जिसकी गाड़ी खराब हो चुकी है। दरअसल ये वही लड़की है जिसके हाई हील के कारण जॉर्ज की गाड़ी पंचर हुई थी। अब एडी उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन ज्यादा बारिश के कारण एडी की कार पानी में फंस जाती है। इसलिए एडी हेल्प मांगने के लिए दूसरी कार को रोकता है। अब एक कार रुकती है जिसमें लू और उसकी वाइफ जेनी होते हैं। वे लोग एडी और उस लड़की को अपनी कार में लिफ्ट देते हैं और वे सभी लोग मोटल पहुंचते हैं। अब मोटल में टोटल 8 लोग हैं। उसके कुछ समय बाद एक पुलिस वाले की कार मोटल पहुंचती है। उसमें एक पुलिस वाला निकलता है जो अपना नाम रोड्स बताता है। पुलिस वाला मोटल के मैनेजर लैरी से हेल्प मांगता है। साथ ही वह यह भी बताता है कि उसके साथ एक खूनी भी है। अब रोड्स अपना कमरा ले लेता है और खूनी को बाथरूम में बंदी बना देता है। अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। कैरोलिन सुजैन जो एडी के साथ यहाँ आई थी वह मोबाइल नेटवर्क ढूंढने बाहर निकलती है। आगे पहुंचते ही उसका कोई खून कर देता है। अब एडी सुजैन की खोज में निकलता है। ढूंढते ढूंढते वह एक लॉन्ड्री में पहुंचता है। वहां से उसे सुजैन का कटा हुआ सर मिलता है। अचानक वहां पे लैरी और पुलिसमैन रोड्स भी आ जाते हैं। कटे हुए सर के साथ ही रूम नंबर 10 की चाबी होती है। उनको उस कैदी पर शक होता है जिसको रोड्स अपने साथ लाया था। यह तीनों उस कैदी को देखने बाथरूम में जाते हैं, लेकिन वह वहां पे नहीं होता है। मूवी में दूसरी तरफ हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पे सारे जजेस एक कैदी की सुनवाई के लिए रात को इकट्ठा होते हैं। उसके साथ डॉक्टर मलिक भी होते हैं जो कि कैदी के स्प्लिट पर्सनालिटी का इलाज कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें दूसरे सीन में यह पता चलता है कि एडी एक पुलिस वाला था और उसके पास भी गन है। मोटल के सभी लोग एक कमरे में इकट्ठा होते हैं जहां एडी सबको बताता है कि सुजैन का कत्ल हो गया है और एडी और रोड्स सबको एक साथ रहने की सलाह देते हैं। उसके बाद पुलिसमैन रोड्स और एडी उस कातिल को ढूंढने निकलते हैं। जिनी काफ़ी डर जाती है, इसलिए वह अपने रूम में जाकर कपड़े पैक करने लगती है। जिनी मोटल से जल्द बाहर निकलना चाहती है, लेकिन उसका हस्बैंड लू उसे ऐसा करने से रोकता है, जिसके कारण दोनों के बीच बहस होती है और उनके बीच के कुछ राज भी बाहर आते हैं। जिनी खुद को एक रूम में बंद कर देती है। लू उसे बाहर निकलने को कहता है, लेकिन जिनी बाहर नहीं आती। इतने में रूम में कुछ हलचल होती है कि अचानक लू की आवाज़ आना बंद हो जाती है। जिनी दरवाज़ा खोलती है और वह कातिल की परछाई देख लेती है, जिससे वह जल्दी रूम का दरवाज़ा बंद कर लेती है और खिड़की से बाहर आती है। उसके आवाज़ सुन के सभी लोग जिनी के कमरे में आ जाते हैं।
वहाँ कातिल तो नहीं मिलता, लेकिन लू की खून से लथपथ लाश मिलती है। उसके बाद हमें वो कैदी दिखाया जाता है जो कि रोड के साथ यहाँ पर आया था। वह मोटल से भाग रहा होता है। भागते भागते वह घूम फिर के फिर उसी मोटल में पहुंच जाता है, जहां उसे एडी पकड़ लेता है और उस कैदी को बंदी बना लिया जाता है। साथ ही लैरी को उसकी रखवाली के लिए रखा जाता है। इधर एडी पेरिस को बताता है कि वह लॉस एंजल्स में पहले कॉप में था, लेकिन उसकी दिमागी परेशानी के कारण उसे छुट्टी लेनी पड़ी। एडी जब लू की लाश को चेक कर रहा होता है तब उसे वहां से दूसरे रूम की चाबी मिलती है जिसका नंबर 9 होता है। इसी बीच वह लैरी को बाहर कुछ सामान ले जाते देखता है। एडी और रोड्स लैरी को रोकते हैं। वह कमरा चेक किया जाता है जहां कैदी को बंद किया गया था। जब वे कैदी को देखने पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पे कैदी की लाश मिलती है। साथ ही उन्हें वहां पे एक और रूम की चाबी मिलती है जिसका नंबर 8 होता है। अब एडी और रोड्स को लैरी पर शक होता है, इसलिए वह लैरी का सामान चेक करते हैं। जब वे सामान चेक करते हैं तो उन्हें उसमें से सूजन का पर्स और काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं। यह देखकर लैरी घबरा जाता है और वह पेरिस पर चाकू रख देता है। पेरिस घबरा जाती है, इसलिए वह पीछे की ओर धक्का मारती है, जिसके कारण वे दोनों एक आइस रूम में से टकरा जाते हैं। जैसे वे टकराते हैं तो आइस रूम का दरवाज़ा खुल जाता है और उसमें से एक और लाश बाहर गिरती है। यह देखकर लैरी और सभी लोग घबरा जाते हैं। लैरी भागने के लिए अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है। जैसे वह गाड़ी चला रहा होता है कि टिमी उसकी गाड़ी के सामने खड़ा मिलता है। यह देखकर टिमी के पापा यानी जॉर्ज बीच में आ जाते हैं और उनकी लैरी की गाड़ी से टक्कर हो जाती है, जिससे जॉर्ज की मौके पे ही मौत हो जाती है। मूवी के दूसरे पहलू में मैल्कम का वकील जज को एक डायरी दिखाता है जिसमें कई तरह की हैंडराइटिंग होती है। यहाँ पर डॉक्टर मलिक बताते हैं कि मैल्कम को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और उसके अंदर करीब 11 पर्सनालिटीज़ है और यह खून उनमें से किसी एक पर्सनालिटी ने किया है। इसलिए अगर उसे पता ही नहीं कि उसने क्या किया है तो उसे सज़ा नहीं दी जा सकती। फिर मैल्कम को भी पैसी में लाया जाता है। उसके बाद मूवी में दिखाया जाता है कि एडी और रोड्स लैरी को बंदी बना लेते हैं। उसके बाद लैरी अपनी असलियत बताता है कि वह मॉडल का मैनेजर नहीं है। दरअसल जब वह यहाँ आया था तब उसे वहाँ पे उस मॉडल के मैनेजर की लाश मिली थी और उसका नाम भी लैरी था और उसने उस लाश को फ्रिज में स्टोर कर लिया था। कुछ पैसे कमाने की लालच में वो मॉडल का मैनेजर बन गया, लेकिन रोड्स उसकी बातों में यकीन नहीं करता कि अचानक जिनी को एक ब्राउज़र मिलता है जिसमें एक जानकारी होती है कि लगभग 100 साल पहले यहाँ कुछ लोगों को भेजा गया था, लेकिन उन्हें पानी न मिलने के कारण उनकी मौत हो जाती है और जिनी यही मानती है कि यह सारी घटनाएं किसी सुपर नेचुरल पावर द्वारा की जा रही है। उसके बाद जब वह अलाइज को चेक करने जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वह मर चुकी है और उसके पास से भी एक होटल की चाबी मिलती है जिसका नंबर 7 होता है। अब यहाँ पे एडी सोच में पड़ जाता है कि आखिर रूम नंबर 6 की चाबी कहाँ है कि अचानक एडी जॉर्ज को चेक करने जाता है और चेक करते समय जॉर्ज की लाश से रूम नंबर 6 की चाबी मिलती है। इसका मतलब यह होता है कि जॉर्ज एक्सीडेंट से नहीं मरा बल्कि उसे मारा गया था, पर किसने यह खून किए इसका पता आपको आगे चलेगा। एडी टिमी और जिनी को गाड़ी लेकर उस मोटर से निकल जाने को कहते हैं, लेकिन जैसे वह गाड़ी में बैठते हैं गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। जब आग बुझाई जाती है तब वहाँ पे ना ही जिनी होती है और ना ही टिमी। वे ट्रक के पास आते हैं, लेकिन जॉर्ज की लाश भी गायब हो जाती है और उन्हें पता चलता है कि जितने लोग मरे थे उन सब की डेड बॉडी गायब हो चुकी है। फिर पेरिस जोर जोर से रोना स्टार्ट करती है। वह कहती है कि अगले महीने की 10 तारीख को वह 30 की हो जाएगी। इसी बीच लैरी भी अपनी बर्थ डेट बताता है और उसकी बर्थ डेट भी 10 मई की होती है। आप यह सुनकर हैरान हो जाएंगे कि एडी और पुलिसमैन रोड्स की बर्थ डेट भी 10 मई की होती है। सारे लोग हैरान हो जाते हैं। एडी उस मोटल के में आए सारे लोगों की बर्थ डेट चेक करता है और सबकी बर्थ डेट 10 मई की ही होती है। अब इसमें सबका क्या कनेक्शन था वो हमें बाद में पता चलेगा। अब यहाँ पे एडी को एक आवाज़ सुनाई देती है। जब वह ध्यान लगाता है तो खुद को कुर्सी से बंधा पाता है, जहाँ डॉक्टर मलिक उसे मैल्कम की फ़ोटो दिखाता है और पूछता है क्या तुम इसे जानते हो। एडी मना कर देता है और कहता है कि तुम इसकी फ़ोटो मुझे क्यों दिखा रहे हो। तब डॉक्टर मलिक एडी को बताते हैं कि वह मैल्कम की 11 पर्सनालिटी में से एक है। तब वे एडी को शीशा दिखाते हैं। एडी शीशे में मैल्कम को देखते ही डर जाता है। एडी कहता है कि वह एक पुलिस वाला है। एडी मानने को तैयार ही नहीं होता कि वह मैल्कम है, क्योंकि मैल्कम की एक पर्सनालिटी को दूसरी पर्सनालिटी का पता ही नहीं होता, इसलिए वह मानने को तैयार ही नहीं होता। फिर डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी किसी पर्सनालिटी ने मैल्कम पर काबू करके
वह 6 कत्ल किए थे, जिनकी सजा मैल्कम को 19 घंटे बाद मिलने वाली है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें उस कातिल पर्सनालिटी का पता लगाना होगा और उसे ख़त्म करना होगा, जिससे मैं मैल्कम को बेगुनाह साबित कर पाऊँ। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मूवी में 2 स्टोरी चल रही थी, एक मैल्कम के दिमाग में और उस रूम में। इसी बीच एडी को होश आता है, तब वह खुद को मॉर्टल से दूर पाता है। अब पेरिस जब बैटरी अफसर रोड्स की कार में ढूंढ रही होती है, तब उसे पता चलता है कि अफसर रोड्स भी भागा हुआ कैदी है, जो पुलिस अफसर को मारकर खुद अफसर बन गया था। इसका पता चलने पर रोड्स पेरिस को मारने आता है। इतने में लैरी रोड्स को बेहोश कर देता है और वहां से निकलते वक्त रोड्स को होश आता है और वह लैरी को गोली मार देता है। भागते भागते पेरिस एडी से टकरा जाती है। यहाँ एडी और रोड्स के बीच गोलीबारी होती है, जिससे दोनों मरने लगते हैं। इधर मैल्कम भी सेम लाइन बोलता है जो एडी मरते वक्त पेरिस को बोलता है। अब मूवी में पेरिस अकेली रह जाती है। अब डॉक्टर जज को बताता है मैल्कम में खूनी पर्सनालिटी मर चुकी है, उसके अंदर अब पेरिस की अच्छी पर्सनालिटी ही रह गई है। इसलिए जज मैल्कम को माफ कर देता है और उसे डॉक्टर मलिक को इलाज के लिए सौंप दे दिया जाता है। दूसरी तरफ पेरिस अपने गांव आती है और ऑरेंजेस की खेती करती है। खोदते समय मिट्टी में से उसे रूम नंबर 1 की चाबी मिलती है। जब वह पीछे देखती है तो उसे वहां टिम्मी दिखाई देता है और टिम्मी पेरिस को मार देता है। तब हमें पता चलता है कि मॉर्टल में हुए सारे खून टिम्मी ने ही किए थे और जिस कातिल पर्सनालिटी को डॉक्टर ढूंढ रहे थे वह टिम्मी ही होता है। अब टिम्मी की पर्सनालिटी मैल्कम पर काबू कर लेती है और मैल्कम डॉक्टर को मार देता है और मूवी खत्म हो जाती है। अब यह मूवी देखने के बाद आपका दिमाग थोड़ा तो चकराया ही होगा कि यह आखिर था क्या। तो चलिए बात करते हैं इसकी ओरिजिनल स्टोरी पर। जब मैल्कम बच्चा था तब उसकी माँ मोटल में एक प्रोस्टिट्यूट थी, जहाँ पे उसका कोई कत्ल कर देता है और अथॉरिटीज को मैल्कम एक लावारिस हालत में मिलता है। मैल्कम का बचपन अकेलेपन और काफ़ी दर्दनाक तरीके से बीता था, जिसके कारण उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है और समाज से लड़ने के लिए मैल्कम 11 पर्सनालिटीज को अपने अंदर डेवलप कर लेता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या मैल्कम ने वह सारे कत्ल किए थे जिसकी उसे सजा मिलने वाली थी? तो इसका जवाब है हाँ। 4 साल पहले 4 मई 1998 को एक अपार्टमेंट में उसने करीब 6 लोगों को मार दिया था, जिसकी सजा उसे मिलने वाली थी। पर डॉक्टर यह साबित करना चाहता था कि यह खून मैल्कम ने नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद किसी दूसरी पर्सनालिटी ने किए हैं, क्योंकि 24 घंटे में उसे सजा होने वाली थी। इसलिए वह जज के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग करता है और इस मीटिंग का मेन मुद्दा यही होता है कि मैल्कम की सारी पर्सनालिटी को एक जगह लेके आना और उनमें से कातिल पर्सनालिटी को ढूंढकर खत्म करना, ताकि उसे निर्दोष साबित किया जा सके। इसलिए मैल्कम अपने दिमाग में मॉर्टल का सारा सेटअप करता है, क्योंकि उसकी यादें मॉर्टल से जुड़ी हुई होती है और उसके द्वारा वो सारी पर्सनालिटीज मॉर्टल में इकट्ठा होती हैं। इस बात का पता हमें तब चलता है जब उनकी बर्थ डेट एक होती है और वे लोग एक ही जगह से बिलोंग करते हैं और लास्ट में उन्हें लगता है कि वह कातिल पर्सनालिटी अफसर रोड्स है। इसलिए डॉक्टर एडी को उसे खत्म करने को कहता है, पर वह खुद ही भी मर जाता है। तब सब सोचते हैं कि कातिल पर्सनालिटी मर चुकी है और मैल्कम में सिर्फ पेरिस की अच्छी पर्सनालिटी है। पर यहाँ में पता चलता है कि मैल्कम ने अपनी कातिल पर्सनालिटी छिपा रखी थी, जिसका पता हमें लास्ट में चलता है, जो कि टिम्मी होता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।